हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम बात करें अपने महामिशन बैच की बात करें यानी कि पेट की बात करें, पेट में हम आपको पढ़ा रहे थे रीजनिंग। और रीजनिंग में बात करें पिछले लेक्चर की हम बात करें तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरी तरह से कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट किया था। आज हम क्या करने वाले एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का हमारा नाम क्या रहेगा। इस टॉपिक का आपके जो कि सिलेबस में दे रखा है क्रम और रैंकिंग की बात करें तो आज हमारा सिलेबस यानी कि आज हमारा टॉपिक कौन सा रहने वाला है। रीजनिंग की बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रम एवं रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्रम एवं रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रैंकिंग, तो आज हम क्या करेंगे, आज बेसिकली हम क्रम को पढ़ेंगे और इसके बाद में रैंकिंग को पढ़ेंगे। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हर एक टाइप हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे, भले इसके 3 वीडियो बने, 4 वीडियो बने या 5 वीडियो बने। जितने भी वीडियो बनेंगे सब बनाए जाएंगे, लेकिन आपके एक एक क्वेश्चन यहाँ से सोल्व होंगे। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दिया जाएगा। इस बात की तो श्योरिटी है, आपकी गारंटी ली जाती है, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे क्रम की बात करें। क्रम पता है क्या होता है? क्रम का मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, स्कूल टाइम की बात करें, कुछ बच्चे प्रथम श्रेणी पर आते हैं, द्वितीय श्रेणी पर आते हैं, थर्ड में आते हैं, फर्स्ट फिफ्थ सेकंड थर्ड, इस प्रकार से हम बोलते हैं वो बच्चा प्रथम स्थान है, इसका मतलब उसकी पहली रैंक हो गई। क्या हो गई? प्रथम स्थान। तो क्रम के बारे में बोला जाएगा। अब इसमें संबंधित क्वेश्चन कैसे आएंगे? राम श्याम से लंबा है बट भरत से छोटा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। लंबाई के आधार पर पूछे जाएंगे, रैंकिंग के आधार पर पूछे जाएंगे, और कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है उस हिसाब से पूछे जाएंगे। आय से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए राम की आय श्याम की आय से अधिक है बट उससे भरत से छोटी है, कम है, यानी इस प्रकार से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, डी से बड़ा है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और वो हर एग्जाम जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलने वाले। तो इस चीज़ की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हम बहुत ही आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए पढ़ाएंगे। किसी भी चीज़ की हमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पढ़ने का मतलब क्या बना, ठीक है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्रम के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्रम के बारे में। इस क्रम की बात करें, इसमें 2 वीडियो आपको मिलेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं जो इसमें लंबाई के आधार पर, आय के आधार पर ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। और कल की क्लास में हम देखेंगे जब किसी बच्चों को वृत्त के समूह में बैठा ला जाता है। एक तो वृत्त में समूह में केंद्र की ओर या केंद्र की बाहर की ओर मुंह करके बैठा ला जाएगा, इसे हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लिखा ए बी से लंबा है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखा है ए बी से क्या है, तो आप कहेंगे ए बी से लंबा है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है। सी जो है वो क्या है? डी से लंबा है। सी डी से लंबा है, ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है। इसके बाद में परंतु ई से छोटा है, परंतु ई से छोटा है, परंतु ई से क्या है, तो आप कहेंगे परंतु ई से छोटा है, परंतु ई से क्या है? छोटा है। इसके बाद लिखा है हमारे पास में बी डी से छोटा है। जो बी है ना वो डी से क्या है, तो आप कहेंगे छोटा है। बी डी से छोटा है, बी क्या है? डी से छोटा है। तथा डी ए से लंबा है, तथा डी ए से लंबा है। डी जो है वो क्या है? ए से लंबा है। डी ए से क्या है, तो आप कहेंगे वो लंबा है, ठीक है। सबसे लंबा कौन, ये आपसे पूछा गया। सबसे लंबा बताइए किस कौन है, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि बताइए सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आज हम बात करें, क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है, परंतु ई से छोटा है, ठीक है, परंतु ई से छोटा है, बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है। तो बताइए सबसे लंबा क्या होगा? इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है? इसमें आपसे पूछा जा सकता है सबसे लंबा बताइए, सबसे छोटा बताइए, दूसरा सबसे लंबा कौन सा है, या
फिर आपसे कहेगा आरोही क्रम में सजाने के लिए या तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि कुल मिलाकर यदि आपने क्वेश्चन को सजाना सीख गए, अगर आपने क्वेश्चन को सजा लिया तो आपसे कुछ भी पूछा जाए आप सारी चीजें बता सकते हैं। आपसे आरोही क्रम में लगवाए, अवरोही क्रम में लगवाए, सबसे लंबा पूछे, सबसे छोटा पूछे, सारी चीजें आप निकाल पाएंगे। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आपको एक बनाना है। क्या, इस क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे बोला गया है ए बी से लंबा है, आपने ये सुना होगा, ये सिंबल के बारे में आप जानते होंगे। जैसे मैंने कहा 5 4, तो बताइए ये सही होता है हमारे पास या ये सही होता है, कौन सा सही होता है? बड़ी संख्या बताना है तो आप कहेंगे बड़ी संख्या के लिए हमारे पास ये सही होता है। हम इसी सिंबल का यूज करने वाले हैं बड़ी संख्या की ओर। जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या लंबी होगी, जिसकी इनकम ज्यादा होगी, यानी कि अधिक या ज्यादा की बात होगी, हम क्या करेंगे, इस सिंबल का यूज करेंगे। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे। लिखा है ए बी से लंबा है, बताइए ए लंबा है बी से, ए हमारा जो होगा किससे लंबा होगा, तो आप कहेंगे बी से लंबा होगा। क्या ये सही लिखा है? आप कहेंगे बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि ए को बड़ा करना है। लंबा का मतलब अधिक हो गया, बड़ा हो गया, तो आप कहेंगे ए बी से लंबा है, तो इस प्रकार से बना देंगे। आगे देखेंगे सी जो है डी से लंबा है। सी कौन है? तो सी जो भी है वो डी से लंबा है। सी लंबा है किससे? डी से लंबा है। ठीक है, सी को मैंने डी से लंबा कर दिया। अभी बाद में सबको एक साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। सी क्या है? डी से लंबा है, ठीक है, परंतु ई से लंबा नहीं। सी जो है डी से तो लंबा है परंतु ई से लंबा नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ई किससे लंबा होगा? आप कहेंगे सी से लंबा हो जाएगा। ई किससे लंबा हो जाएगा? सी से लंबा हो जाएगा। फिर लिखा है, ठीक है, परंतु इससे क्या है, ई से छोटा है, ई से छोटा हो जाएगा सी। बी डी से छोटा है, बी जो है डी से छोटा है। जो बी है ना ये डी से छोटा है। बी जब डी से छोटा है तो बताइए डी, और बी डी से छोटा है, यानी कि जो बी है ये डी से छोटा है। बी क्या है? डी से छोटा, याद रखेंगे। जो बी है डी से छोटा, इसका मतलब डी बड़ा हो जाएगा बी से। डी क्या होगा? बड़ा हो जाएगा बी से, ठीक है। फिर लिखा है डी ए से लंबा है। जो डी है ये ए से लंबा है, ठीक है। डी किससे लंबा है? तो आप कहेंगे डी ए से लंबा है। डी जो है वो ए से लंबा है। ये हमारे पास इतना हमारे पास दे रखा है। अब इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, समाहित करेंगे, एक साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। देखिए कैसे मिलाते हैं। यहाँ पर ए और बी की बात हो रही है, आपने क्या किया, ए और बी को ऐसे लिख दिया, ए और बी को ऐसे लिख दिया। अब बी से क्या आप कुछ पा सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे बी से हम पा सकते हैं किसे? डी को पा सकते हैं किसे? बी से हम डी को पा सकते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या, बी से पहले डी आएगा। बी से पहले क्या आएगा? तो आप कहेंगे डी आएगा, लेकिन बी के पहले डी आ जाएगा तो यहाँ से कुछ नहीं बना, तो हम पहला वाला छोड़ देते हैं। अब हम शुरुआत यहाँ से कर लेते हैं, जैसे हमें पता है, या इससे कर लेते हैं। मैंने कहा डी जो है वो बी से बड़ा है। डी किससे बड़ा है? आप कहेंगे बी से बड़ा है, ठीक है। और बी से बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे ए हो जाएगा। बी से बड़ा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डी और बी के बारे में देखेंगे। डी जो है ए से भी लंबा है। डी किससे? तो आप कहेंगे डी जो है ए से भी लंबा है, यानी कि डी यहाँ पर रहेगा, ए से लंबा रहेगा, और ए बी से लंबा है। तो आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आप ए लिख दीजिए और यहाँ पर आप बी लिख दीजिए। देखिए बन गया। डी जो है ए से भी लंबा हो गया और डी बी से भी लंबा हो गया और ए बी से भी लंबा हो गया। यहाँ तक सही है, ठीक है। इसके बाद में बी से हम बनाएंगे, बी से बना लेते हैं किसे? तो आप कहेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे ई जो है सी और डी से लंबा है। ई जो है सी और डी से लंबा है, तो ई यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा। और C जो है ये D से लंबा है, तो आप कहेंगे E और C दोनों D से लंबे हो जाएंगे। तो बताइए इसके पहले क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे इसके पहले C आ जाएगा, और इसके पहले क्या आ जाएगा? इसके पहले आ जाएगा हमारे पास क्या? E। क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। ये हमारे पास क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है? राइट आंसर। अब आपसे जो भी पूछा गया आप बता सकते हैं। एक बार फिर से समझेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि इसमें बताइए जिस प्रकार से जो हमारे पास सूचना दे रखी है, सूचना को इस प्रकार से लिखते हैं, लेकिन एक बार सबको कंबाइंड करते हैं। बोला गया था कि ए बी से लंबा है, मैंने किया ए बी से लंबा हो गया। फिर बोला गया था सी डी से लंबा है, तो सी और डी से लंबा हो गया, परंतु ई से छोटा है, यानी कि सी जो ई से छोटा होगा तो ई बड़ा हो जाएगा। बी डी से छोटा है, जो बी डी से छोटा है इसका मतलब डी बी से बड़ा हो जाएगा। और लिखा है डी ए से लंबा है, तो डी ए से लंबा हो जाएगा। अब मिलाइए। मैंने शुरुआत यहाँ से किया, मैंने कहा डी जो है ए से लंबा है, तो डी ए से लंबा है। और डी और इसके बाद में ए और बी के बारे में बात करेंगे, तो ए से लंबा कौन है? बी से लंबा कौन है? ए है। तो यहाँ पर जब ए है तो यहाँ पर बी आ जाएगा।
यहाँ पर डी है, डी से लंबा कौन है तो आप कहेंगे डी से लंबा सी, और सी से लंबा कौन ई है, तो हमारे पास इस प्रकार से बन जाएगा। अब आपसे पूछा गया सबसे लंबा कौन है, तो बताइए सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सबसे लंबा हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सबसे छोटा पूछा जाए तो आप कहेंगे सबसे छोटा हमारे पास क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। सबसे छोटा बी है, सबसे लंबा कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे लंबा ई हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन, यानी आसान क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आप इस प्रकार से क्या करें, अब इस चीज को हम डायरेक्ट भी बना सकते थे, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैंने सारी चीजें अलग अलग की। इस चीज को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि आप अलग अलग ना लिखकर डायरेक्ट भी बता सकते हैं। डायरेक्ट कैसे आप सोच अप्लाई करेंगे उस चीज को भी हम आपको बताने वाले हैं, बट आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, चीजों को अलग अलग लिखा, और आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं होती। चलिए हम बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिखा है पी क्यू से छोटा है। क्या लिखा है, जो पी है ये क्यू से क्या है, तो आप कहेंगे पी क्यू से छोटा है। पी क्या है, क्यू से छोटा है, और परंतु टी से लंबा है। परंतु क्या है, परंतु टी से लंबा है। परंतु टी से लंबा है, परंतु टी से क्या है, तो आप कहेंगे लंबा है। ठीक है, आर सबसे लंबा है। फिर बोला गया आर जो है ना ये सबसे लंबा है। आर सबसे लंबा है, आर सबसे लंबा है, आर सबसे लंबा है। फिर बोला गया है एस पी से छोटा है, तथा एस जो है पी से छोटा है। एस पी से छोटा है। एस क्या है, तो आप कहेंगे पी से छोटा है। एस पी से छोटा है, परंतु सबसे छोटा नहीं है। परंतु सबसे छोटा नहीं है, परंतु सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा नहीं है, परंतु सबसे छोटा नहीं है। इसके बाद देखेंगे ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। ऊंचाई के घटते हुए, ऊंचाई के घटते क्रम में, घटते क्रम में, ऊंचाई के घटते क्रम में, ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है। अंतिम से दूसरा कौन है ये आपको बताना है। दूसरा कौन है ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको ये परेशान करते हैं। ठीक है, इन चीजों से हमें क्या करना है, बचना है। तो देखिए लिखा है पी क्यू से छोटा है, जैसे जैसे बोलेगा आप वैसे वैसे बनाएंगे। पी क्यू से छोटा है, बताइए जो पी है क्यू से छोटा है, इसका मतलब क्यू जो होगा पी से क्या होगा, बड़ा होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। परंतु टी से लंबा है। पी जो है क्यू से तो छोटा है, परंतु टी से लंबा है, इसका मतलब पी टी से लंबा हो जाएगा। तो आप इस प्रकार से बना देंगे। ठीक है, आर सबसे लंबा है तो हम आर को सबसे पहले लिख देते हैं। आर सबसे लंबा है तो आर को सबसे पहले लिख देते हैं। तथा एस जो है पी से छोटा है। जो एस है ना वो पी से छोटा है, तो पी जब यहाँ पर है तो एस कहाँ पर आ जाएगा, तो आप कहेंगे एस यहाँ पर आ जाएगा, एस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एस जो है पी से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है। एस जो है पी से तो छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ पर नहीं आ सकता है। यहाँ पर नहीं आएगा तो पी के बाद आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा एस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। यहाँ पर एस आएगा, यहाँ पर टी आएगा। मैंने पहले सवाल में सबको अलग अलग लिखा था, इसके बाद में जोड़ने का प्रयास किया था, और इस सवाल में मैंने एक साथ ही लिख दिया। ठीक है, आपको भी ऐसे करना, टाइम बचाना है तो आप क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। इस चीज को हम अलग अलग भी बता सकते थे, जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया, फिर मैंने इस सवाल में एक साथ लिख दिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको चलना होता है। देखिए पी क्यू से बड़ा, यानी कि पी क्यू से छोटा है तो क्यू बड़ा होगा। क्या क्यू पी से बड़ा है, आप कहेंगे बिल्कुल है। परंतु टी से लंबा है, ये जो पी है टी से लंबा है। क्या पी जो है टी से लंबा है, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आर सबसे लंबा है, आर को सबसे पहले लिख दिया। एस पी से छोटा है, एस जो है पी से छोटा है, बिल्कुल सही, पी बड़ा है यहाँ पर, परंतु सबसे छोटा नहीं, तो यानी कि सबसे लास्ट में एस नहीं आएगा, अंतिम से। अब ठीक है, नहीं आएगा, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ऊंचाई के घटते क्रम में, ये ऊंचाई का घटता ही क्रम तो है, क्यों, सबसे बड़ा इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा। ऊंचाई के घटते क्रम में अंतिम से दूसरा आपको बताना है। अंतिम से दूसरा कौन, ये पहला, ये दूसरा है, तो बताइए अंतिम से दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एस हो जाएगा। अंतिम से दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एस हो जाएगा। ठीक है, अंतिम से दूसरा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे एस हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, आप कहेंगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन बताएंगे।
वो लंबा हो, नाटा हो, अधिक हो, कम हो, ज़्यादा कमाता हो, सारी चीज़ें आप इसी सिंबल से बता सकते हैं। ठीक है, एक ही तरीके से हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे और बाकी इसमें कोई दूसरा लॉजिक नहीं लगाएंगे, जिससे आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। एक ही तरीके से हम सारे सवाल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है, लिखा है अमन, रोहित, सुरेश, दानिश। अमन, रोहित, अमन, रोहित, सुरेश, अमन, रोहित, सुरेश, दानिश, दानिश, दानिश। ठीक है, इसके बाद में लिखा है तथा आलोक को भार के घटते हुए क्रम में, तथा आलोक को भार के घटते हुए क्रम में, भार के घटते हुए क्रम में, भार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अमन ऊपर से तीसरा है, फिर लिखा है अमन ऊपर से क्या तीसरे स्थान पर है, तीसरा है। अमन ऊपर से तीसरा है, ठीक है, अमन ऊपर से तीसरा है। आलोक दानिश तथा अमन के मध्य में है। आलोक जो है, आलोक दानिश तथा अमन के मध्य में है, अमन के मध्य में है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, दानिश सबसे ऊपर नहीं है, दानिश सबसे ऊपर नहीं है। सबसे ऊपर कौन है, तो आपको बताना है सबसे ऊपर कौन है, ऊपर कौन है ये आपको बताना है, सबसे ऊपर कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, आप कहेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को देखने से आपको लग रहा होगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लिखा है अमन, रोहित, सुरेश, दानिश तथा आलोक 1 2 3 4 5 मित्र हैं और ये भार के घटते हुए क्रम इनको व्यवस्थित किया गया है। अमन ऊपर से तीसरे स्थान पर आता है, आलोक दानिश के बीच में अमन बैठा है। ठीक है, आलोक जो है दानिश और अमन के बीच में बैठा है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं। तो आपको बताना है सबसे ऊपर कौन होगा, आपको बताना है सबसे ऊपर कौन होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऊपर देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ऊपर आपको साफ दिख रहा होगा ये 5 व्यक्ति। इन 5 व्यक्तियों में इन पांचों मित्रों को बैठाना है, सबसे ऊपर कौन आएगा, सबसे नीचे कौन आएगा, यानी कि आपको घटते क्रम में लिखना है। इसका मतलब सबसे जिसका भार ऊपर होगा उसको आप लिखेंगे, घटते क्रम में लिखा है ना, इसमें बोला गया घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो घटते क्रम में करना है आपको, सबसे पहले ऊपर बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी भार कम जिसका होगा उसको नीचे लिखेंगे। बताइए, अमन, रोहित, सुरेश, दानिश तथा आलोक की यदि हम बात करें घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया। अमन ऊपर से तीसरे स्थान पर है, तो अमन की बात करें ऊपर से तीसरे स्थान पर है। ये हमारे पास 5 लोग बैठे हैं, अमन जो ऊपर से तीसरे स्थान पर है, तो आप कहेंगे अमन ऊपर से तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा, तीसरा, तो इस पर अमन बैठा है। इस पर कौन बैठा है, अमन बैठा है। अमन ऊपर से तीसरे स्थान पर है तो मैंने बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अमन तीसरा है। आलोक दानिश तथा अमन के मध्य में, जो आलोक है ना वो दानिश और अमन के मध्य है, तो दानिश यहाँ पर भी आ सकता है, दानिश यहाँ पर भी आ सकता है। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, यदि हम यहाँ पर आलोक को बैठा ले तो दानिश को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा, यदि हम आलोक को यहाँ पर बैठा लेंगे तो दानिश को यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। इस चीज को अभी हम क्या करते हैं, स्किप करते हैं, आगे बढ़ेंगे। मध्य में, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, तो जब दानिश सबसे ऊपर नहीं होगा तो दानिश कहाँ आ जाएगा, तो आप कहेंगे दानिश तो नीचे आ जाएगा, दानिश कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। और अमन दानिश के बीच में कौन बैठा है, तो आप कहेंगे आलोक बैठा है ना, कौन बैठा है, आलोक बैठा है। तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर तो आलोक आ जाएगा, यहाँ पर कौन आ गए, आलोक आ गए। तो पहली कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई।
आलोक जो है दानिश और अमन के बीच में है। आलोक जो है दानिश और इसके बीच में है, अमन के बीच में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास बचे दो व्यक्ति बचे, इनको कैसे बैठा लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अमन को बैठा दिया, सुरेश को बचा है, सुरेश और रोहित दो हमारे पास बचते हैं, इन दोनों को बैठाना है, इन दोनों को बैठाना है। तो लिखा है हमारे पास में अमन ऊपर से तीसरे स्थान पर है, आलोक दानिश तथा अमन के मध्य में है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है। तो बताने सबसे ऊपर कौन होगा। अब सबसे ऊपर कौन होगा, तो आप कहेंगे सबसे ऊपर अमन हो नहीं सकता है, आलोक हो नहीं सकता है, दानिश हो नहीं सकता है। सबसे ऊपर या तो रोहित बैठा होगा या तो सुरेश बैठा होगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा अमन आलोक दानिश आ नहीं सकता है, तो कौन आएगा, तो आप कहेंगे या तो ये आएगा या तो ये आएगा, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, ये आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आपको परेशान करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे इन दोनों के बारे में हम श्योर नहीं है, हम नहीं बता सकते कौन ऊपर आएगा कौन ऊपर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा अगला प्रश्न दे रखा है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। लिखा है हमारे पास ABCDE 5 पुस्तकें हैं। ABCD क्या है, 5 पुस्तकें हैं। ABCDE 5 पुस्तकें हैं। ABCD क्या है, तो आप कहेंगे 5 पुस्तकें हैं। ठीक है, इसके बाद में बोला गया है कि एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखी है, यानी कि 5 पुस्तकें आपकी दे रखी हैं ABCD और ये एक दूसरे के ऊपर रखी है। फिर बोला गया है C A तथा B के मध्य में रखी है। C जो है A तथा B के मध्य में है, A तथा B के मध्य में है। जो C है इसको A और B के मध्य में रखा गया, यानी कि बीच में बैठा गया इसे। D तथा E एक साथ रखी है, जबकि D और E एक साथ रखी है, एक साथ रखी है। ठीक है, जबकि दोनों क्या एक साथ रखी है। अच्छा, इसके बाद में D तथा E एक साथ रखी है, E B के ऊपर रखी है। इसके बाद बोला गया है कि जो E जो है B के ऊपर रखी है, E B के ऊपर रखी है। ठीक है, E B के ऊपर रखी है। इसके बाद में फिर लिखा है कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है। अब आपसे पूछा गया तो बताइए कि कौन सी पुस्तक मध्य में रखी है। पुस्तक मध्य में यानी कि बीच में रखी है, मध्य में रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है ABCD 5 पुस्तकें हैं, इनको एक साथ बैठाला गया, एक साथ इनको रखा गया है, एक दूसरे को इनको ऊपर रखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए C तथा A जो है ये B के मध्य में बैठे हैं, C जो है A और B के बीच में बैठा है, और जबकि D और E की बात करें इनको एक साथ बैठाला गया है, E B के ऊपर रखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक ऐसी है जो बिल्कुल मध्य में बैठी है, जो बिल्कुल बीच में बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लोगों की चर्चा हो रही, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5 लाइनें बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 हमारे पास लाइनें बन गई। अब इनमें हम क्या करेंगे, ABCD को सजाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे जो C है ना, ये A तथा B के मध्य में है। जो C है ये A तथा B के मध्य में, तो आप कह सकते हैं ACB बन सकता है या फिर BCA बन सकता है। क्यों, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कौन लेफ्ट में कौन राइट में है। ठीक है, कौन ऊपर है कौन नीचे, यानी इसे अब इसमें लेफ्ट राइट तो करेंगे नहीं, ऊपर नीचे करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर नीचे।
हम आप ऐसे बना सकते हैं, आप बीच में सी करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, ए सी बी बना सकते हैं, या फिर आप बी सी ए बना सकते हैं। या तो पहली कंडीशन सही हो सकती है या तो दूसरी कंडीशन सही होती है, अभी आपको 100% आपको नहीं पता है। अब हम बात करेंगे आगे, फिर हमारे पास क्या लिखा है मध्य में, जबकि हम बात करेंगे डी जो है ई के एक साथ रखी है, डी जो है ई एक साथ में ये दोनों रखी है, ठीक है, डी और ई एक साथ में रखी है। ई जो है बी के ऊपर है, ई कहाँ पर है तो बी के ऊपर है। यदि हम इस कंडीशन को लेते हैं तो बताइए ई जो है बी के ऊपर है, ई बी के ऊपर है, तो ई बी के ऊपर ई आना चाहिए, ये कंडीशन तो हमारी गलत हो गई। तो बताइए बी के ऊपर यहाँ पर सी है, ए है, तो हमारे पास ई तो आ नहीं सकता है, और बोला गया कि जो ई है ना ये बी के ऊपर, मतलब ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉलो करेगी, ये हमारी कंडीशन फॉलो करेगी। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो ई है ना ये बी के ऊपर है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में रखिए तो कौन सी पुस्तक मध्य में है, अब ऊपर और चलेंगे, फिर लिखा था कि जो डी है ना ये ई एक साथ रखिए, डी और ई एक साथ रखिए। तो बताइए जब यहाँ पर डी यहाँ पर ई है तो यहाँ पर नीचे डी तो आ नहीं सकता, चूंकि इनको एक साथ बैठाना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका बनेगा क्या, डी ई बी सी ए। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, चीजों को सजाएंगे, इस प्रकार से आप चीजों को सजाएंगे। तो सबसे ऊपर कौन सी पुस्तक है, डी है, इसके बाद में ई, फिर बी सी ए। आपसे पूछा गया कि बताइए कौन सी पुस्तक ऐसी है जो मध्य में रखी है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए बी पुस्तक हमारी मध्य में है। बी पुस्तक हमारी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये मध्य में है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने इसे बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। हमें किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से हम क्या करेंगे, चीजों को समझेंगे और आपके सारे क्वेश्चन बन पाएंगे। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, ठीक है, इस प्रश्न की बात कर ले। लिखा है किसी स्टोर में 5 वस्तुओं, किसी स्टोर में 5 वस्तुएं आपकी, 5 वस्तुओं, किसी स्टोर में 5 वस्तुओं की कीमत अलग अलग है, की कीमत क्या, तो आप कहेंगे कीमत अलग अलग है, अलग अलग है, ठीक है। इनकी कीमत अलग अलग दे रखी है। सी का मूल्य 100 रुपए है, सी का जो मूल्य है ना, प्राइस है, वो कितना है, तो आप कहेंगे 100 रुपए है। सी का मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। ए सी से क्या है, ए जो है सी से सस्ती है, ए जो है ना ये सी से सस्ती है, सी से सस्ती है, ए सी से सस्ती है, ए सी से क्या है, सस्ती है, ठीक है। लेकिन बी से महंगी है, लेकिन बी से क्या है, महंगी है, लेकिन बी से महंगी है, बी से महंगी है, बी से क्या है, तो आप कहेंगे महंगी है। ए जो है सी से तो सस्ती है लेकिन बी से क्या है, महंगी है, ठीक है। इसके बाद में ई सी से महंगी है, जो ई है वो सी से महंगी है, ई सी से महंगी है, ई क्या है, सी से महंगी है, लेकिन डी से सस्ती है, लेकिन डी से सस्ती है, लेकिन डी से क्या, तो आप कहेंगे डी से सस्ती है, डी से क्या, सस्ती है, डी से सस्ती है। इसके बाद में हम बात करेंगे, तो ये बताइए कि कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है, तो बताना है सबसे महंगी, बताइए कौन सी है सबसे महंगी वस्तु, सबसे महंगी वस्तु कौन सी है आपको बताना है, ठीक है। देखिए एक स्टोर की बात हो रही है, स्टोर में 5 चीजें रखी हैं, इन 5 चीजों की कीमत आपको दे रखी है। केवल हमें सी की वैल्यू पता है कि सी 100 रुपए की वस्तु है, जो सी है उसका प्राइस 100 रुपए, बाकी किसी के बारे में कुछ नहीं पता। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सबसे महंगी वस्तु कौन सी होगी, किसका कौन सा प्रोडक्ट है जो सबसे महंगा है। अब आप कहेंगे इसमें वैल्यू तो किसी की नहीं दे रखी है, आप सबसे महंगा कैसे बताएंगे। चलिए इस चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे सी का प्राइस आपको दे रखा है 100 रुपए, ठीक है। सी के बारे में आपको पता है, जो सी है इसका प्राइस क्या है, 100 रुपए, ये तो आपको पता है, ठीक है। बात आगे बढ़ाएंगे। लिखा है जो ए है सी से सस्ती है, ए जो है सी से सस्ती, इसका मतलब सी महंगी होगी।
भाई जब ए सी से सस्ती है तो इसका मतलब सी क्या होगा, ए से महंगा हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहाँ पर सी जो है ये ए से महंगा है, तो इस प्रकार से हम बना दें। क्या ये चीज आपको समझ आ गई? जब ए सी से सस्ती है इसका मतलब ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हमारे पास सी ए से महंगा हो जाएगा। लेकिन बी से महंगी है। जो ए है ना ये सी से तो सस्ती है लेकिन बी से महंगी है। बी से महंगी कौन, बी से महंगी, तो आप कहेंगे बी से महंगी हो जाएगी कौन, ए हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? ए जो है सी से सस्ती है तो मैंने क्या किया, सी को यहाँ पर महंगा कर दिया। बट क्या इसमें बोला गया कि जो ए है वो बी से तो महंगा है, तो बी से ए को मैंने क्या किया, महंगा कर दिया। आगे देखिए ई जो है सी से महंगी है। जो ई है वो सी से महंगी है। सी से कौन महंगी, तो आप कहेंगे ई, तो बताइए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। महंगी है लेकिन डी से सस्ती है। ये जो ई है ना ये सी से तो महंगी है, ये सी से तो महंगी है लेकिन डी से सस्ती है। इसका मतलब डी सबसे महंगा हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा मतलब हो जाएगा डी सबसे महंगा हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सबसे महंगी वस्तु बताइए, तो आपका आंसर आना चाहिए डी। डी सबसे महंगा हो जाएगा। तो आप कहेंगे 100 रुपए का मतलब क्या रहा, इस 100 रुपए का कुछ भी मतलब नहीं था, ये फर्जी में आपको फंसाने के लिए दिया गया, तो 100 का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप क्या पूछा गया कि बताइए सबसे महंगी वस्तु कौन है, आप कहेंगे डी। सबसे सस्ती वस्तु कौन सी है, तो आप कहेंगे बी है। सबसे महंगी डी, सबसे सस्ती क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ठीक है, सबसे महंगी सबसे सस्ती आपको पता चल गया। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। मुझे नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आपको वैसे सवालों में दिक्कत आने वाली है। तो ये हमारी थी क्रम से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। मैंने इसमें लेक्चर नंबर आपको पहला प्रोवाइड कराया। इसमें मैंने आपको बताया है कि बेसिक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, और बेसिक से क्वेश्चन है ना, लेकिन ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसाने का फुल प्रयास होता है एग्जामिनर का। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है और आपके एग्जाम में अच्छे से बनाना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जल्दबाजी यदि आप करेंगे तो क्वेश्चन गलत होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो गया, इसमें कम से कम 4 से 5 वीडियो बनाएंगे, इसे बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि आपका सीमित ही तो सिलेबस दे रखा है। तो जितना सिलेबस दे रखा है उसको अच्छे से पढ़िए। आप 5 नंबर की रीजनिंग आनी, तो 5 नंबर में आपको 5 नंबर लाने, क्योंकि आपको पता है सीमित चैप्टर है और चैप्टर से ही पूछे जाएंगे, तो हमें 5 में 5 नंबर लाने, और आप आसानी से ला सकते हैं। इस चीज़ की आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी। कैसे पढ़ाना है वो चीज़ें हम पर डिपेंड करती हैं, और आपको मेहनत करती है हमारे साथ में। ठीक है, चलिए अब इसी शब्दों के साथ हम क्या करेंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए और खूब इंजॉय करते रहिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और इसके बाद में अब आपको पता है ये सावन का पर्व चल रहा है, तो भोलेनाथ की जय।